नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीक्षा रॉय है और आज मैं आपको टर्न द बस की तरफ से आपकी कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है, उसमें जो आपका 5वां पाठ है, जिसका शीर्षक है समकालीन दक्षिण एशिया, मैं आज उसका दूसरा भाग आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहले भाग में तो हमने ये पढ़ा कि दक्षिण एशिया क्या है, उसमें कितने देश आते हैं, दक्षिण एशिया क्यों महत्वपूर्ण है और उसी दक्षिण एशिया में हमने पाकिस्तान और फिर नेपाल की आंतरिक राजनीति के बारे में भी जाना। आज के वीडियो में हम बांग्लादेश और नेपाल और माफ कीजिएगा श्रीलंका की आंतरिक राजनीति के बारे में जानेंगे और फिर हम भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ जो रिश्ते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बांग्लादेश में जो लोकतंत्र है उसको जानेंगे। तो पहले भाग में तो मैंने आपको ये बताया था, वीडियो का जो पहला भाग था, कि किस तरीके से बांग्लादेश बनने में आया। तो बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने में। तो जाहिर सी बात है कि जब बांग्लादेश एक नए देश के रूप में विश्व में उभरा, तो फिर वही वहाँ के नेता बने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। मगर हुआ ये कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में जो संशोधन है वो किया और उसके तहत उन्होंने एक तरीके से अध्यक्षात्मक प्रणाली की जो शासन है उसको मान्यता दे दी। इसका मतलब ये था कि वो एक तरीके से अध्यक्ष है और जो लोकतांत्रिक सरकारों में जो एक तरीके से विरोधी दलों की जो आवाज़ है, जहाँ पे एक शासक के जो शक्ति है उसको एक तरीके से थोड़ा-सा कम किया जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ही सारी शक्तियाँ को लेने की कोशिश करी। तो इसके फलस्वरूप ये हुआ कि उसी साल 1975 में बांग्लादेश की सेना ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में वो जो शेख मुजीबुर रहमान है, वो सेना के हाथों मारे भी गए। फिर जो नए सैनिक शासक थे, जिनका नाम था ज़ियाउर रहमान, उन्होंने बांग्लादेश की नेशनल पार्टी बनाई और 1979 में चुनाव भी उन्होंने जीता। मगर फिर उनकी भी हत्या हो गई और फिर लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने नई सैनिक शासन को बागडोर उन्होंने संभाल ली थी। मगर ये हुआ कि क्योंकि बांग्लादेश में 2 सैनिक शासक एक तरीके से लगातार वहाँ पे सत्ता संभाले हुए थे, तो वहाँ पे लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा जन आक्रोश था, क्योंकि जो लोकतांत्रिक जो संगठन थे, लोकतांत्रिक जो पार्टियाँ थी, उनके लिए ज़्यादा जो है एक तरीके से करने के लिए कुछ था नहीं। तो इसी की वजह से जो वहाँ पे छात्र हैं, वो वहाँ पे प्रदर्शन करने लग गए और फिर बाध्य होकर जनरल इरशाद ने राजनीतिक गतिविधियों को अनुमति दी। इसके बाद जनरल इरशाद बांग्लादेश में 5 साल तक वहाँ के राष्ट्रपति भी निर्वाचित रहे। लेकिन 1990 में जनता के व्यापक विरोध के कारण राष्ट्रपति इरशाद ने फिर इस्तीफा दे दिया और उसके पश्चात बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतंत्र है, जिसमें प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र लोग मानते हैं। यानी कि भारत की तरह बांग्लादेश में भी काफ़ी ज़्यादा लोकतांत्रिक दलें हैं और वहाँ पे भी प्रतिनिधि हम चुनते हैं, जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं संसद में और फिर वहाँ से सरकार बनती है। तो ये तो हमने बांग्लादेश के बारे में जाना और अब हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा, हमने देखा कि किस तरीके से सेना ने एक बहुत बड़ा एक तरीके से रोल निभाया है और साथ ही साथ नेपाल के अगर हम नेपाल के बारे में अगर जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है राजा या फिर जो माओवादी दल हैं और फिर लोकतांत्रिक जो संगठन है, उनके बीच में एक तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष चला। मगर जो श्रीलंका है उसका जो पूरा जो एक तरीके से जो लोकतंत्र का जो सफ़र रहा है, वहाँ उसकी जो आंतरिक राजनीति का सफ़र रहा है, वो काफ़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पे किसी सेना ने या फिर किसी राजा ने अ, श्रीलंका की जो सत्ता है या फिर वहाँ की जो सरकार है उसको क्षति नहीं पहुँचाई, मगर वहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ, जो बाद में एक तरीके से उसने एक गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो श्रीलंका भी भारत की ही तरह अंग्रेज़ों का एक तरीके से गुलाम देश था, जिसे 1948 में आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ ये कि श्रीलंका की जो राजनीति है, वहाँ पे जो उसकी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो सिंहली समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका दबदबा होने लगा। और इसके कारण वहाँ की जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो तमिल लोग थे, जो भारत से ही श्रीलंका में बसने गए थे जब अंग्रेज़ शासन किया करते थे, उनके साथ वहाँ पे भेदभाव किया गया। तो इसके फलस्वरूप वहाँ के जो तमिल लोग हैं, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हुआ और फिर एक उग्र संगठन जन्म लिया जिसका नाम था तमिल अ, संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम, जिसका फुल फॉर्म ये था और जिसे लोग एलटीटीई के नाम से जानते थे। तो उन्होंने 1983 में अपनी जो एक तरीके से सशस्त्र जो संघर्ष है, हिंसक संघर्ष उन्होंने श्रीलंका की सरकार के खिलाफ
शुरू कर दी क्योंकि उनका मानना था कि श्रीलंका की जो सरकार है वो एक तरीके से सिंहली समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करती है। इस संगठन की मांग ये थी कि श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश बनाया जाए और उनका उत्तर-पूर्वी श्रीलंका में दबदबा था। तो उन्होंने कहा था कि श्रीलंका का जो उत्तर-पूर्वी इलाका है वहाँ पे तमिल लोगों के लिए श्रीलंका में एक अलग देश बनाया जाए। तो वो श्रीलंका से अलग होना चाहते थे। 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का निश्चय किया और भारत ने श्रीलंका के साथ समझौता भी किया तथा श्रीलंका की सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत ने अपनी एक शांति सेना भी भेजी जिससे कि वहाँ पे जो हिंसा हो रही थी, जहाँ पे बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, ताकि वो जो पूरा जो हालात है वो नियंत्रण में आ सके। मगर हुआ ये कि भारतीय जो सेना है, भारत की जो सेना है, वो रिश्ते कायम कायम अच्छे करने गई थी, मगर वो वहाँ पे एलटीटी के साथ में जो जंग है, उसी में उलझ कर रह गई और श्रीलंका की जो जनता है, उसने भी एक तरीके से भारत का वहाँ पे आना उसको अच्छे तरीके से नहीं लिया क्योंकि उसने उसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। और अंत में भारत की सेना वहाँ से 1979 में ही अपना लक्ष्य बिना हासिल किए वापस लौट गई। और स्कैंडिनेवियन जो देश है जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, इन्होंने भी मध्यस्थता करने की काफ़ी कोशिश करी तमिल लोगों और जो श्रीलंका की जो सरकार है और आखिरकार ये युद्ध 2009 में समाप्त हुआ जब एलटीटी ने अपने हथियार डाल दिए। मगर इन सब के बावजूद भी श्रीलंका में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि श्रीलंका में काफ़ी अच्छी आर्थिक प्रगति हुई है और वहाँ के जो मानव विकास मूल्य है, जो दर है, वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तो इन सभी मामलों में श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा एक तरीके से प्रदर्शन किया है। तो ये जो आप यहाँ पे जो कार्टून देख रहे हैं, वो यही है कि किस तरीके से जो मतलब श्रीलंका के जो नेता हैं राजपक्षे, वो कैसे तमिल और सिंहली लोगों के बीच की जो इस दरार को वो किस तरीके से एक तरीके से संतुलन करें। तो यही श्रीलंका में जो जो जातीय संघर्ष था, उसने ही वहाँ की सरकार को सबसे बड़ी क्षति पहुँचाई, काफ़ी मासूम लोगों की जान भी इसमें गई। तो मुझे आशा है कि श्रीलंका और फिर बांग्लादेश के बारे में आपने एक तरीके से जान लिया कि ये क्या है। और अब हम भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि हमने पहले वीडियो में ये पढ़ा था कि भारत किस तरीके से एक तरीके से मुख्य है पूरे दक्षिण एशिया में, जिसकी हर देशों से कहीं न कहीं सरहद मिलती है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि दक्षिण एशिया के जितने भी मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं भारत से जुड़े हुए हैं। और दक्षिण एशिया के बारे में हम जब भी बात करते हैं, तो हम भारत-पाकिस्तान के बारे में अवश्य बात करते हैं क्योंकि भारत-पाकिस्तान के जो पूरे रिश्ते हैं, वो कहीं न कहीं दक्षिण एशिया के साझा विकास में एक अच्छे भविष्य को लेकर एक डोरा डालते हैं। वो किस लिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मसले आज भी ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हैं। जैसे कि जम्मू-कश्मीर का मसला। जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान भी उसमें उसका एक इलाका अपने कब्ज़े में के लिए हुए बैठा है और दोनों ही देश मानते हैं कि ये इलाका इलाका उनका है। और इसी चीज़ के कारण दोनों देश में काफ़ी बार युद्ध भी हुआ। 1965 में जंग हुई, 1971 में जंग हुई जब बांग्लादेश का जन्म हुआ और फिर 1999 में भी उनके बीच में एक जो है लिमिटेड वॉर यानी कि एक लिमिटेड जंग हुई, जो कि बहुत बड़ी जंग नहीं थी 1965 और 1971 की तरह एक ही जगह कारगिल में लड़ी गई, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, मगर वो भी जंग भारत उसे जंग के ही रूप में देखता है। और सामरिक मसलों जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर और हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत-पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनातनी रहती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो एक जम्मू-कश्मीर में ही एक सबसे बड़ा एक ग्लेशियर सबसे ऊँचा ग्लेशियर है जहाँ से भारत को है एक ऐसा इलाका है जहाँ से भारत को काफ़ी बढ़त मिलती है उस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में रखने के लिए। तो ये भी जो इलाका है पाकिस्तान कहता है कि ये उनके अधिकृत आता है, भारत कहता है ये उनके अधिकृत आता है। और दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा क्योंकि वो एक-दूसरे को एक तरीके से संदेह के रूप में देखते हैं, तो दोनों ही देश हथियार हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनके पास सबसे अच्छे हथियार हों और दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है और मैं ये कह दूँ कि परमाणु हथियार काफ़ी अलग होते हैं दूसरे हथियारों से। अगर आप परमाणु हथियार को इस्तेमाल करें, तो इससे लोगों की जो जान है और प्रकृति पूरा विश्व एक तरीके से विध्वंस हो सकता है और इसीलिए इसे हम लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, यानी कि ऐसे अ, हथियार जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार भी हैं। तो जिसके कारण सभी लोग कहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो प्रत्यक्ष जंग है डायरेक्ट वॉर जो कि 1965 और 1971 में हो चुकी है, इस हथियार के कारण वो शायद अभी नहीं हो सकती। मगर फिर भी दोनों ही देशों में काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के खिलाफ संदेह है क्योंकि दोनों ही देश एक-दूसरे को अपने आंतरिक मसलों में
गतिविधियों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हैं। भारत कहता है कि श्रीलंका जो पाकिस्तान है वो उसके अंदर भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और फिर वो यहाँ के जो जितनी भी जो ऐसे संगठन है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं वो उन्हें एक तरीके से मदद करता है। और फिर पाकिस्तान भी यही कहता है कि भारत भी पाकिस्तान के अंदर में आतंकवाद फैलाता है, और वहाँ की जो जितने भी ऐसे पश्तून लोग हैं, बलोची लोग हैं, उनको वो मदद करता है। तो क्योंकि दोनों देशों के बीच में इतनी गहरी संदेह है, और फिर उनके ऐसे अनसुलझे मसले हैं, जैसे कि सर क्रीक का मसला है। तो क्योंकि इतने सारे अनसुलझे मसले हैं, तो इन दोनों के बीच में रिश्ते काफ़ी खराब रहे हैं, और इन दोनों के रिश्ते ही आज भी जो है एक तरीके से दक्षिण एशिया के साझा विकास में बाधा बनते हैं, क्योंकि कभी भी हम दक्षिण एशिया के बारे में बात ना करके इस पूरे मुद्दे के लेकर बात हो जाती है। तो आपको याद होगा कि जो पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आज मैं उन्हीं प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न है मैं उनके जवाब लेकर आई हूँ। तो पाकिस्तान के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और मालदीव दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जितना भी जो हमारा जो बचा हुआ जो पोर्शन है हम उसको पढ़ेंगे, और आशा है कि आपको सारी जो ये चीज़ें हैं समझ में आई है। आप कृपया अपनी किताबें पढ़ें, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पढ़ना चाहें तो आप रिसर्च अपना कर सकते हैं। इंटरनेट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और अपनी पुस्तक को भी अवश्य पढ़िएगा। और मैंने जो कहा वो आपको एक तरीके से पूरा एक ऊपर से एक आपको आइडिया दे देगा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इनमें क्या मसले थे, जो आपको फिर बाद में परीक्षा में भी मदद करेगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।